नए फैंस आज हम देखेंगे गाजी कुत्ता का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इंजन को दिखाया जाता है जो जमीन में पड़ा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले की कहानी बताई जाती है। लगभग 1 घंटे पहले सभी लोग डेजर्ट से होते हुए एमू के पीछे पीछे जा रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पे एमू के घर में पहुंच जाते हैं। और ये घर आम घरों की तरह नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टावर था जो खंडर पड़ा हुआ था। और इंजन इस टावर को काफी बार नोटिस कर चुका था और उसने यहाँ पे हमेशा यही सोचा इतनी खतरनाक जगह में आखिरकार कौन रहेगा, इसलिए उसने कभी हिम्मत ही नहीं की अंदर आकर देखने की। और बाकी लोगों का भी यही हाल था और सब लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे आखिर का इतना बड़ा टावर खड़ा कैसे है। और किलेला और सपोर्टर सब नोट कर रहे थे। रूडा अब बस ये सोच रहा था ये टावर इतना ऊंचा है कि जो स्पेयर पे पहुंच सके। एमो धीरे धीरे सीढ़ियों की मदद से सभी लोगों को अपने कमरे की तरफ ले जाती है और चलते चलते सबसे कहते तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। और वैसे भी किसी के घर पर आकर अपना चेहरा छुपाना काफी गलत बात है। और इतना ही सुनते सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं और सभी के चेहरे देखकर एमो उनकी तारीफ करने लगती है। इंजन को देख के कहती कितना हैंडसम है, रियो को देख के तो पेटी है। रिपोर्टर्स अभी भी सब कुछ नोट कर रहे थे और तभी रोड आगे बढ़ता है और पूछते हम लोगों ने सुना है आपको उस बंदे के बारे में पता है जो अपनी वजह से स्पेयर और ग्राउंड के बीच में आ जा सकता है, क्या सच में ऐसा कोई बंदा है। और यहाँ पे माहौल काफी सीरियस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एमो टॉपिक चेंज कर देती है और बोलते चलो बात करते हैं क्रिसिस की। रूडो हैरान हो जाता है। एमो बताते हैं उसे ऐसे लोग काफी पसंद है जिनकी स्मेल काफी अच्छी हो। और पीछे खड़े वो बिग मैन की तरफ देखते हुए बोलती है उसकी खुशबू तो लाजवाब है। और फिर यहाँ पे पागल वाली स्माइल दे देती है। यहाँ पे इंजन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है हम यहाँ पे रोमांस की बातें करने नहीं आए हैं, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई प्राइस चाहिए तो बताओ हम पेमेंट कर देंगे। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखने लगता है, लेकिन बस हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखाई देने लगता है। वो यहाँ पे पागल वाली हरकतें करने लगती है। वो यहाँ पर अपने चेहरों को अपने नाखूनों से स्केच करने लगती है और यहाँ पे सिचुएशन काफी अजीब हो जाती है। वो बस यहाँ पर बस यही चाहती है, वो चाहते हैं सब लोग चुपचाप हो जाए, वही बातें करे जो वो चाहती है। और तब यहाँ पे इंजन अपने एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और सच बोलो यहाँ पर तुम्हें अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए। अब यहाँ पे एमो गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं। और तभी अपने जूतों का इस्तेमाल करके अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है। उन जूतों का वही डिजाइन है जो रूडो के ग्लव से बना हुआ है। रूडो यहाँ पे नोटिस करता है, लेकिन उससे पहले डैनमन इंजन को यहाँ पे बेहोश कर देते हैं। सब लोग यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और इंजन यहाँ पे जमीन पर पड़ा होता है और रूडो यहाँ पे शौक में आ जाता है। सभी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं तुमने क्यों किया। डैनमन यहाँ पे एमओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग लगातार है डैनमन कंट्रोल में है, लेकिन टेंजी कहता है डैनमन सच उन चीजों को यकीन करता है। और फिर एमओ फिर डेंजर से हमारे साथ आगे बढ़ती है। डैनमन पहले से मेरा फैन था, मेरे लिए सबको धोखा देने के लिए तैयार है। और तभी अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है। रूड यहाँ पे और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे यहाँ पे ये लगने लग जाता है जहाँ भी वो जाता है वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और सभी को शौक यहाँ पे तब लगता है जब यहाँ पे एमओ अपनी पावर बताती है, मतलब यार आपकी यादों की स्मेल को दोबारा से रिक्रिएट कर सकती है और लोगों की यादों में हेर फेर कर सकती है। और ये सब कुछ यहाँ पर रूडो के साथ कर रही थी ताकि उसे चीवा के रूप में देखे। रूडा अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे उसका फर्स्ट लव भी थी और भाई पर दूसरी तरफ से उसका दिल भी तोड़ा था। और इसी सबका फायदा उठाकर एमओ से मैनिपुलेट करने लगती है। और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता है सभी लोग यहाँ पर एमओ के कंट्रोल में आने लगते हैं। सिर्फ टैंगजी और जग्गा ही मार्क्स पहन के बच पाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे एमओ का पल्ला भारी पड़ने लगता है। रूड यहाँ पर साथियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। अब ये मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। रूड यहाँ पे अनजाने में अपनी टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूड अब बोलता है अब मैं कोई पावरलेस बच्चा नहीं, मेरे पास सब पावर है, मैं कुछ भी लॉस नहीं करूंगा। टैंगजी और जनका थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जैसे टाइम अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और सीधा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एएनए फैंस आज हम देखेंगे गाजू कोत्ता का थोड़ा नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़की दिखाई जाती है। वो एमो होती है जो अपने पति डरवन से बात कर रही होती है और अपने पति से कहती क्या बात है इतनी गंदी जगह में तुम्हारे फूल खिल रहे हैं, ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। डरवन मुस्कुराते हुए बोलता है वो और भी फूल लगाएगा और पूरे घर को फूलों से भर देगा। लेकिन ऐसे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब दोबारा समय प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जनका और टैमसी के खिलाफ सभी लोग उनके सामने फाइट करने के लिए खड़े होते हैं। टैमसी अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और जैसे टैमसी से एक्टिवेट करता है उसके वेपन के अंदर से गुस्से रस्सियां निकलती हैं और सभी लोग कोई रस्सियां पकड़ लेती हैं। एमो गुस्से में बोलते हैं तुम अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आखिर तुम इतने मतलब ही क्यों हो। लेकिन टाइम से हमसे खड़े होकर उसको देख रहा होता है और फिर यहाँ पर वो एमो को पकड़ लेता है। जनका बोलता है लड़की का मामला जल्दी से खत्म करो वरना यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ ग्रिस टॉम से मिलता है। टॉम से बताते एजेंट काफी समय से बेहोश पड़ा है, असल में तो यहाँ पर वो नाटक कर रहा है ताकि आप उसे अटैक करने का मौका मिल सके। टैमसी के जाने फंसने के बाद एमो यहाँ पर दर्द में चिल्ला रही होती है और उसके यहाँ पे चीखें सुनकर बाकी सब चिल्लाने लगते हैं और अपना को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं।
एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा हो गया, वो अपना अटैक कर देता है। सब एमओ दूर आके गिरता और घायल हो जाते हैं। जिनका कहते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एमसी कहता है अब हमें सब कुछ संभाल लिया है। अब हमें क्लीनर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। कार्वर सैम से पूछता है तुम्हें मिशन की इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी। सैम अब थोड़ी उदास मूड में होती है। कार्वर समझ जाता है पर रोडो को लेकर परेशान है। अब हमें इंजन को दिखाया जाता है। इंजन यहाँ पे एमओ के जूते उठाता है और उनको सूंघता और अपनी नाक बंद कर लेता है। वो बोलता है इतने गंदे जूते पहनती हो, इन्हें तुम कभी धोती नहीं हो क्या? ये सुन के यहाँ पे सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर रोडो सीरियस होते हैं, अपना मास्क उतारता है और फिर यहाँ पे एमओ के पास जाता है। एमओ सोचती है शायद उसको उसकी खुशबू पसंद आ गई, लेकिन तभी अचानक से रोडो उसके मुंह पे पंच मारता है। ये देख के यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। इंजन जनका बाकी सब ये देख कर काफी हैरान हो जाते हैं। आखिर यहाँ पर रोडो क्या कर रहा है? रोडो यहाँ पर रुकता नहीं, वो लगातार पंच मारना स्टार्ट कर देता है। गिरी से आपस रुकते हुए बोलता है आप वो पावर ऐसा और ऊपर से लड़की भी है। रोडो चिल्लाता है वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की है कि नहीं, उसने यहाँ पे हमें मार दिया था कि क्या वो गिवर है। अचानक बैकग्राउंड यहाँ पे सीरियस हो जाता है। इंजन यहाँ पर रोडो समझाता है अगर ग्रो करना है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, और वहाँ पर रोडो से थोड़ा मजाक भी करता है। इंजन यहाँ पर रोडो से बोलता है चलो माफी मांगो। दूसरी तरफ यहाँ पर टॉम एमओ की मदद पट्टी कर रही होती है। एमओ यहाँ पर अपनी मदर के बारे में बताती है, उसी के ओम ने यहाँ पे उसको सूज दिए थे और वो स्पीड से ग्राउंड में आते आते लोगों को हमेशा देखती रहती है। और इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट में जरूर बताना, और अगर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे गाजू को तक एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग एमओ की बैक स्टोरी से होती है। जब वो छोटी थी तब उसकी मदर ने उसको एक अजीब आदमी को भेज दिया था। उसकी मदर ने उसको बताया ये आदमी उसका हमेशा ख्याल रखेगा और हमेशा तुम्हें प्यार देगा। ये सुनकर एमओ की काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस आदमी के साथ चली जाती है। ये बंदा एमओ को उसी टावर में लेके गया और वो बंदा एमओ से बोलता है आपसे हम वहीं पे रहेंगे और यहाँ पे हमें कोई परेशानी भी नहीं करेगा। और यहाँ पे बंदा थोड़ा अजीब होता है और फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है। ये बंदा यहाँ पे एक चोर था और काफी सामान चोरी करके लाता था। ये बंदा एमओ से बोलता चलो वो रिचुअल करते हैं, एक प्रिंस और प्रिंसेस करते हैं, लेकिन एमओ बोलते हैं मुझे रिचुअल अच्छा नहीं लगता है और उसे अजीब लगता है। ये बंदा एमओ से बोलता है हमें यहाँ पर प्यार हो गया है इसलिए अब हमें एक सेरेमनी करनी चाहिए। और इस सबके आड़ में बंदा एमओ के साथ गलत काम करता है। उस समय बाद यहाँ पे दो बंदे आते हैं मास्क पहनकर। ट्रैफिकर इन दोनों से पूछा तुम दोनों कौन हो और तुम लोग मेरे घर में कैसे घुसे? तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक गिवर हूँ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उसके जूते थे, तब इनमें से एक बंदा उसके पास जाता है और उसके मुंह पर पंच रख देता है और उसके जूते निकालकर एमओ को दे देता है और कहता है ये जूते सिर्फ तुम्हारे लिए बने हुए हैं और अभी तो जो अकेलापन महसूस हो रहा था उसे ये जूते दूर कर देंगे। एमओ उन जूतों को रख लेती है और ये बंदे खिड़की के पास जाते हैं। वो बंदे बोलते हैं अब से जूते तुम्हारे हैं और अब से जूतों का अच्छे से ख्याल रखना। और तब इस बंदे के गोल्डन पंख आ जाते हैं और वो दूसरे बंदे को लेकर उड़ जाता है। एमओ देखती है बंदे उड़ते उड़ते आसमान में चले जाते हैं और एमओ उनको एंजल समझती है। और तब इस ट्रैफिकर बंदे को होश आ जाता है। वो एमओ को डांटने और मारने लगता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों को हाथ लगाने की? एमओ का पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसका पहली बार हो रहा था और यहाँ पर वो समझ गई थी कि इतने दिनों से उसका बुरा हो रहा था और वो उन जूतों को उसको नहीं देगी, क्योंकि एंजल ने कहा था ये जूते सिर्फ उसके लिए बने हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पर रोड एमओ से माफी मांगने आया था। वो लोग कहता है चोपड़ा हुई हमारे को अपनी कहानी बता रही है। अब हम देखते हैं उन जूतों से एमओ की पावर अवेकन हो गई थी और उन जूतों ने एमओ को अपना मालिक समझ लिया था। जो देख यहाँ पर बंदा काफी हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर जूता एमओ से वापस मांगता है, लेकिन एमओ बोलते हैं उसे ये जूते काफी अच्छे लग रहे हैं इसलिए वो इन जूतों को रखना चाहती है। और अब वो बंदा एमओ से जूते छीनने लगता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से एमओ पागल से होती है और उस पर अटैक कर देती है। दोनों में यहाँ पर झगड़ा होता है और एमओ उस बंदे को धक्का मार के टावर से नीचे गिरा देती है, जिससे यहाँ पर बंदा यहाँ पर मर जाता है। और अब यहाँ पे एमओ को समझ आ गया था उसकी मदद ने आप उसे बेच दिया था, लेकिन यहाँ पे एमओ को चीज पे यकीन नहीं था। और फिर इसका कचरा वाले रेगिस्तान में बहुत से लोग आए और एमओ सभी लोगों से प्यार चाहती थी। और तब एमओ कुछ समय बाद उस एंजल को वापस नीचे आते देखती है, लेकिन इस बार वो बंदा अकेला था। एमओ की कहानी को सुनकर सब लोगों को शौक लगता है। वो लोग पूछते आखिरकार ये एंजल कौन है? वो कहता शायद स्प्राइट हो, एमसी शायद ऐसा कोई सा गिवर जिसके पास जुड़ने वाली पावर हो। जिनका बोलता है इसकी दिमाग की हालत खराब है इसलिए शायद कोई एंजल हो ही ना और इसकी सिर्फ इमेजिनेशन हो। एंजल यहाँ पे एमओ से पूछ रहा है एंजल को कितने दिन पहले देखा था? एमओ बोलता था करीब 1 महीना पहले। और तब एंजल बोलता है उसी समय रूडो भी नीचे गिरा था। एमओ यहाँ पे उसके मार्क्स की फोटो ही बनाती है, जिससे देख रूडो पहचान जाता है कि और कोई नहीं है, ये वही आदमी जिसने रेक्टो को मारा था। अब रेक्टो के मरने का यहाँ पे ग्राउंड पर आ गया था और उसके साथ इसका एक साथी भी है। ये बात सुन के यहाँ पर रूडो काफी खुश हो जाता है। वो लोग जरूर मेरे पीछे पीछे यहाँ पर ग्राउंड पर आए होंगे, एक बार यहाँ पर वो मेरे हाथ में आया तो मैं उनसे सब कुछ पूछ लूंगा, आखिर वापस इस पेड़ में कैसे जाना है, उन्होंने रेक्टो को क्यों मारा और वो नौ रेक्टो की कबर के सामने माफी भी मांगवाएगा। एम अब रूडो से बोलती है वो उसी की तरह है और उसके गिलाफ ने उसके अकेलेपन को दूर करा होगा और उसको समझ आ गया तो ट्रैफिक उसके साथ करता था। वो प्यार नहीं था, एमओ भी दोस्त बनाना चाहती थी लेकिन अब उसे बाहर जाने में डर लगता है। रूड अब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ उड़ाता है, इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं। ये एमओ को भी इसका चलने को बोलते हैं, लेकिन एमओ मना कर देती है, कहती है उसे कुछ काम करना है, लेकिन
कभी रोडो से मिल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। रोडो उससे बोलता है उसे वापस मिलने जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर लोग ऐसे चले जाती हैं। एंजल बोलता है हमें पता चल गया है, कोई एंजल है जो बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। और रोडो की तरह बैटल एमओ के पास भी है, यानी कि वही वॉचमैन सीरीज के होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं एमओ के घर में कोई गुस्सा आया है जो यहाँ पर उसका जूता छीन लेता है। ये और कोई नहीं जेवर था। वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें सामान मिल गया है, तो उसका बॉस कहता है चलो गेम स्टार्ट करते हैं। 80 सीन अपने पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का अपने कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए फैंस कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 14। अब तक हमने देखा एंजल और बाकी सब वापस अपने हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। एंजल बोलता है हर समय बस वो ड्राइव करता है और अगर कोई चलाएगा तो हम सब सो जाएंगे। ग्रीस तो घटिया ड्राइविंग करता है, कब खाई में गाड़ी को ज्यादा पता ही नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान बने हुए थे, यानी कि रेमनी का स्पेल हर चोट ठीक नहीं करता है, वो बस हमें जानलेवा चोटों से बचाता है और ज्यादातर हमने तो टाइम से नहीं किए थे। एंजल बोलता है 9 मिनट अलर्ट के आने का यही तो खतरा है, हमें किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए जाना चाहिए। तब इन लोगों को पास में सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। रूडो देखता है उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये वही जगह है जहाँ रूडो पहले भी आ चुका है। और वो बुढ़ी डॉक्टर अभी भी लोगों पर चिल्ला रही थी। यहाँ पे बैठा एक बंदा बोलता है वो उस बुढ़िया के पास कभी वापिस नहीं आएगा, ये इतना तो गुस्सा करते इसलिए इस पास कोई नहीं आता। लेकिन एंजल जब यहाँ से निकलता तो उसके पास जरूर आता है, क्योंकि एंजल को काफी कमाल की लगती है, क्योंकि उन पहले डॉक्टरों में से थी जो बॉडी पोल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पोल्यूटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, लेकिन इसके ऊपर इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए अब उस पर चिल्लाती रहती है। और उसका यहाँ पर नाम एलिस है और ये एसी और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए कभी का एलिस से मिल आते रहते हैं। और एसी ने डॉक्टर भी अपनी दादी से सीखी है। सब लोग यहाँ पे इलाज करा लेते हैं और एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से यहाँ पर आए थे और इसलिए वो जल्दी से निकल लेते हैं और वो कहते हैं बादल आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लेना। ये लोग यहाँ पे स्पेयर को बादल कहते हैं। वो बादल की तरह चारों तरफ घूमता रहता है और नीचे का छड़ा फेंकता रहता है, और जिससे बचने के लिए लोगों ने सेफ जोन बना रखी है। और इसके छड़े की गिरने की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं और इसीलिए सारे लोग स्पेयर से नफरत करते हैं और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पे ही मारा जाता है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है रूडो और वो एंजल मारी क्यों नहीं गए और बॉर्डर को पार कर गए। रूडो का तो उसे तो नहीं पता, लेकिन उसने कुछ चीज तो देखी थी जो वो यहाँ पर भूल गया है। तभी एंजल का फोन बजता और सेम उससे कहती है वो जल्दी से हेडक्वार्टर वापिस आ जाए, क्योंकि हमारे एनिमीज ने हमारे पे हमला कर दिया है। एंजल अब पीछा रास्ते से एंटर करता है और कहता है एनिमीज ने हमारे पर हमला कर दिया है, और जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इनमें से एक बंदा आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ पर रूडो को लेने आए थे, क्योंकि यहाँ पर रूडो एक स्प्राइट है। ये लोग यहाँ पर धमके थे जल्दी से हमें स्प्राइट दे दो वरना पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बस यहाँ पर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और इनमें से कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे। और तभी ये लोग देखते जिन्होंने रॉकेट चलाया था उससे तो बिल्डिंग में खरोच भी नहीं आई थी, और जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापिस आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग में जा ही नहीं पाए। सैमी उनको बताती है अगर इनको हेडक्वार्टर के अंदर आना है पहले इनको सेटिंग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं घुस सकता है। और सैमी खुद बाहर आ जाती है और उनको अटैक करने को बोलती है और उनमें से सैमी को ऊपर रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन सैमी उस रॉकेट को देखते पकड़ लेती है और वापस इन लोगों की तरफ फेंक देती है। वो बंदे यहाँ पे सैमी के ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन वो उनकी गोली से आराम से बच जाती है और इसके बाद वहाँ सबको पेल देती है। और यहाँ पे इंजन में आया था, सैमी बोलते हैं बस मामूली से गुंडे थे। वो एक बंदे से पूछती है आखिरकार तुम्हें किसने बताया, हमारे पास एक स्प्राइट है। और इंजन बोला शायद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और ये लोग खाना खाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था और वो अपने मन में बोलता मैं दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते हैं बस इन गिवर्स को छोड़ के, क्योंकि जिंदगी और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे कितनी क्रीपी बात है और यहाँ पे इनकी आंखें भी कितनी अजीब है। और फिर यहाँ पर रूडो को देखता है, रूडो को देखकर रखवाने से भाग जाता है। रूडो इन लोगों से कहता है यहाँ पर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। एंजल बोलते है आराम करना भी तो जरूरी है। रियो बोलती है हर मिशन खत्म होने का हम साथ में खाना खाते हैं, अगर अच्छे से खाएंगे तभी तो आगे लोगों से लड़ पाएंगे, भाई पहली बार नहीं कि हमारे पे हमला हुआ हो। तो रूडो पूछता है कि हर बार सैम्यू ने मार के भगा देती है। एंजल बोलता हाँ सैम्यू से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। रूडो पूछता अगर वो तो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा रिसेप्शन पे क्यों बैठी रहती है। एंजल बोलता है सैम्यू के ग्लासेस उसे आई साइड की पावर्स देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो ट्रस्ट मास्टर को कैसे मारेगी। और वो खुद भी एक ऑफिसर बैठकर काम करना चाहती थी, जरूर नहीं कि हर गिवर ट्रस्ट मास्टर से लड़ पाए। रियो यहाँ
पे कहते डिपेंड करता है उसने अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो बंदे अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी इस्तेमाल करते हैं वो अटैकर बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रूडो अब उनसे कहता है उसे और भी अलग प्रकार की कीवर्ड देखने हैं और तब यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे टीम चाइल्ड है। रूडो उनको पहचान जाता है, इनमें से एक ने रूडो की कैंडी खाई थी इसलिए वो इनसे अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रूडो से मिलने आई होती है लेकिन रूडो से नहीं पहचानता। वो कहते हैं रूडो पहले हेडक्वार्टर में आया था तब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। इसका नाम गीता है, दूसरे का नाम डियर सेंटा और इनके लीडर का नाम है ब्रो सेंटा। गीता रूडो से पूछे रखती है ऊपर की दुनिया कैसी है तो ब्रो से समझाता है उसे ऐसी बातें हेडक्वार्टर के बाहर नहीं करनी चाहिए। एंजल बोलता है आसपास के लोग सुन लेंगे। रूडो ऊपर से आया है और टकस नहीं बताया था उनको इन्फॉर्मेशन किसी बार में मिली थी। कोई अननोन बंदा आया और फ्री में इनको इन्फॉर्मेशन देकर चले गया। असल में वो देखना चाहते थे कि हेडक्वार्टर में घुसना कितना मुश्किल है। गीता रूडो के पीछे पड़ जाती है आखिर उसका फेवरेट काइजू कौन सा है। एंजल बोलता है ये काम भी रेडर्स का ही हो सकता है। रूडो अब दूर जाके बैठ जाता है और बोलता है और हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तब यहाँ पे पास में बैठा एक बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, साथ यहाँ पर रेडर्स होंगे और आजकल वो किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए तो इस्तेमाल रहना चाहिए। रेडर्स को अब नया बॉस मिल गया है इसलिए उनको जो भी चाहिए वो हासिल करके रहेंगे और अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुमसे अच्छा सब कुछ छीन लेंगे। तब ये बंदा अपने पास से जूते निकालता है जिन्हें देखा पर रूडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जूते एमओ के होते हैं और रूडो के सामने जो बंदा बैठा और रेडर्स का बॉस है और उसके सामने पोटल वाली लड़की बैठी हुई थी। अभी टीवी पे न्यूज आते एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये बंदा रूडो को ये बताता है वो ये रेडर्स का बॉस है। अब वेदर रिपोर्ट हमेशा देखनी चाहिए चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। तभी रूडो और बाकी सब इस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन तभी लड़की पोर्टल खोल देती है जिसका अंदर बॉस और रूडो दोनों चले जाते हैं। इंजन यहाँ पर रूडो का पैर पकड़ता है इसके बाद सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद वो लड़की भी यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे बस गिरीश फॉल और टॉम ही रह गए थे। ये लोग यहाँ पर किसी गुफा वाली जगह पर आके गिरते हैं और इनको अपने सामने बॉस और उसके चमचे दिखाई देते हैं और रूडो यहाँ पर काफी गुस्से में था। वो आगे बढ़ के पूछता उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया और इसी सीमा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट को जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं गाचुको तक एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडो रेडर्स की लीडर से पूछता है कि वो कहाँ पर है और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। एंजन रेडर से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर रूडो को पकड़ने आए थे लेकिन हम लोग रूडो के साथ गिफ्ट में तुम्हारे पास आ गए। गीता एंजन से बोलते हैं कि हम लोग गिफ्ट है। रियो कहती है सभी लोगों को फ्री की चीजें पसंद है तो गीता कहती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो जंग कहता है प्रॉब्लम को सही करने का अच्छा तरीका नहीं है। एंजन सभी रेडर्स से पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। रेडर्स का लीडर रूडो से कहता है कि ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा अलर्ट पर रहते हैं और ये वजह जिस वजह से ये क्लीनर्स रूडो को अकेला नहीं छोड़ते और इसी रीजन की वजह से ये लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। रेडर्स का लीडर कहता है उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ ही हो सकता है। तब यहाँ पे अचानक से कचरा आने लगता है लेकिन यहाँ पर रूडो को कोई पकड़ लेता है और क्लीनर्स को कोड़े से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और क्लीनर्स कोड़े के साथ ही बहने लगते हैं। रंग अपने स्टॉक में जैसे अपने आप को एक जगह पे रोक लेता है। इंजन भी अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट की वजह से बच जाता है और कोड़े को अपनी चीज से जाने दे रहा होता है। कोड़े की वजह से ये लोग अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। अगले सीन में रूडो को एहसास होता है कि उसके साथियों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। रूडो रेडर्स के लीडर से पूछता है कि उसने सभी क्लीनर्स को कहाँ भेज दिया। ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी काम की नहीं है, उसने लोगों को कहाँ पर फेंका है। और अब यहाँ पर 4 पोर्टल्स खुलते हैं और अब यहाँ पर जितने भी रेडर्स होते हैं वो सारे लोग अब क्लीनर्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से राजा जेवर रूडो से कहता है जो तुम्हारे साथ गिफ्ट आए थे अब उनको हम देखने जा रहे हैं और तुम यहाँ पर बॉस का एंटरटेनमेंट करना। और अब यहाँ पर रेडर्स का बॉस रूडो का अकेला होता है। वो बोलता आमा और आमा ही तुम्हारे गुस्से का रीजन है। दूसरे सीन में हमें जनका को दिखाया जाता है जिसके सामने एक पोर्टल खुला होता है। दोबारा से हमें रेडर्स के बॉस को दिखाया जाता है और वो रूडो का अपना नाम बताता है। उसका नाम है जॉर्डन टाइफोन। जॉर्डन रूडो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर स्फीयर को हराना चाहता है। रूडो जॉर्डन की बात सुनता है। इस बात को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। जॉर्डन रूडो से ये भी कहता है जॉर्डन और रूडो के गोल एक ही हैं लेकिन जॉर्डन रूडो को यही बताता है कि आज तक उसने कभी स्फीयर को नहीं देखा है और उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। जॉर्डन रूडो से यही पूछता है कि वो अब यहाँ पर क्या सोच रहा है। रूडो जॉर्डन को कुछ बताता तो नहीं है लेकिन वो भी स्फीयर को नीचे लाना चाहता है यानी कि स्फीयर को खत्म करने के बारे में। लेकिन रूडो जॉर्डन से ये भी कहता है कि वो अपने क्वेश्चन को बदले ना। रूडो जॉर्डन से पूछता है उसने क्लीनर्स के साथ क्या किया और एमओ के साथ क्या हुआ है लेकिन जॉर्डन रूडो से कहता है अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो क्योंकि जॉर्डन अपने हिसाब से रूडो को आंसर दे चुका है लेकिन अब बारी है रूडो को आंसर देने की। रूडो का समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉर्डन की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। रूडो जॉर्डन से कहता है उसको फाइट करनी होगी तो वो तैयार है। जॉर्डन रूडो से पूछता है क्या वो ज्यादा चिंता करता है क्लीनर्स की और एमओ के बारे में और वो ये भी जानना चाहता है उसने आखिरकार क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया। रूडो ये कहता है उसने क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया
ताकि वो स्पेयर में वापस जा सके। जॉर्डन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है क्या तुम सच में उनकी मदद से स्पेयर में वापस जा सकती हो। जॉर्डन फ्रोडो को बताता है कि इसका ये काम नहीं है कि वो लोगों को वापस स्पेयर में भेजे, वो लोग बस तुम्हारे लिए मदद कर रही है क्योंकि तुम्हारा काम उनके काम से मैच कर रहा है। जॉर्डन ये भी कहता है जिस हिसाब से अभी का माहौल है उन सब चीजों से भी फ्रोडो खुश नहीं है और तुम्हें अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ और चाहिए। अब हमें दूसरे सीन में रियो को दिखाया जाता है जो अकेले एक अलग जगह पे खड़ी होती है। रियो ये भी सोच रही होती है बाकी सब कहाँ पर गए। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अगले सीन में इंजन दिखाया जाता है, उसके सामने एक रेडर होता है। अगले सीन में ब्रो सेंटा और डीए सेंटा दिखाई जाती है जिनके सामने भी एक रेडर होता है। अगले सीन में जेवर दिखाया जो जनका के सामने होता है। जेवर जानका से कहता है तुमसे मिले काफी समय हो गया। जानका अपने बायोटिक सूट को एक्टिवेट कर लेता है और उसको दिक्कत जेवर भी अपना बायोटिक सूट एक्टिवेट कर लेता है। जानका आता है जिस समय उसके सामने आया उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया, ये रेडर्स क्या प्लान कर रहे हैं। अब इसके दिमाग में बस ये चल रहा है मारो या मरो। अब यहाँ पर जानका और जेवर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जानका से लड़ते समय जेवर कुछ हरकतें कर रहा होता है। आखिरकार ये आवाजें कैसी आ रही हैं और तभी दूर जाके यहाँ पे बैठ जाता है। उसके सामने कोई चीज बुलबुले बना रही होती है। आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है जो यहाँ पे बुलबुले बना रही है। चलो यहाँ पे से टच करके देखा जाए। जैसे यहाँ पर वो चीज को टच करता है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म लगती है। अब यहाँ पर जेवर के किलो होते हैं उनका यहाँ पर रंग बदल चुका होता है। इनका नोटिस कर लेता है। जेवर के जो किलो है वो सेम उसी फ्लूइड की तरह दिख रही है। जावर जनका को बताता है कि उसके राइट क्लो में पॉइजन है, लेकिन जब वो नए पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लेफ्ट क्लो में आ जाती है। जेवर जनका से ये भी कहता है कि वो उसके टेस्ट को कितनी देर तक रोक सकता है और ये कहते ही वो जनका की तरफ पॉइजन को फेंक देता है। अगले सीन में गीता दिखाई जाती है और वो भी यहाँ पर अकेली होती है, लेकिन तभी वो देखते उसके पास एक कॉकरोच आ गया है और वो उस कॉकरोच को देखकर काफी खुश होती है और वो उस कॉकरोच से डरती नहीं है। लेकिन हमें अगले सीन में रियो दिखाई जाती है जो कॉकरोच से काफी डर जाती है। उस कॉकरोच को भगाने के बाद रियो सामने वाले रेडर को बताती है वो कीड़े मकोड़ों से डरती नहीं है, लेकिन कभी कभी उनसे काफी डर जाती है। ये रेडर रियो से कहती है कि वो किनेल के साथ काम करते हैं लेकिन वो कॉकरोच को देख कर डर गई। अगले सीन में जानका को दिखाया जाता है थोड़ी बहुत चोट आई होती है, लेकिन आप जेवर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब जानका जमीन के बड़े से टुकड़े को उखाड़ कर जेवर की तरफ थ्रो कर देता है। जानका ये भी कहता है जेवर से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगले सीन में एंजल को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी बोर हो रहा होता है और बोलता है जो उसके सामने रेडर है वो आगे बढ़ी नहीं लड़ने के लिए। एंजल उस रेडर से बोलता है कुछ तो बोलो, मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, कम से कम ये तो बताओ तुम करना क्या चाहते हो। एंजल आप उससे बात तो कर रहा होता है लेकिन वो रेडर कुछ ही जवाब नहीं देता। एंजल आप उस रेडर से ये भी कहता है कि एंजल यहाँ पर बस अकेला है और अगर रेडर पे दोस्तों को बुलाना चाहता है तो बुला सकता है और उनके साथ मिलकर अटैक भी कर सकता है। ये रेडर पे मन ही मन कहता है जो उसके सामने बंदा हो काफी औसम है। दोस्तों से ब्रो सेंटा कह रहा होता आखिर हम लोग है कहाँ पर और शायद से यहाँ पे ये गुफा है, लेकिन आप उनको ये पता हो यहाँ पर बाहर नहीं निकले हैं। ये रेडर इनसे कहता है अब इस टाइम हम अंडरग्राउंड है। दूसरे सीन में रियो अपने कम्युनिटर के ब्रश से दूसरों से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखते उसका कम्युनिटर काम ही नहीं कर रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड में है। अब ये रेडर रियो को बताती है कि चोटर का पहला ऑर्डर ये था रोडो के साथ जो भी ऐसे हराना है। अब ये रेडर पर नाम बताती है, इसका नाम होता है नॉट दे। ये रेडर बार बार रियो को स्मॉल किटन बुला रही होती है। रियो उससे बोलते उसे किटन बुलाना बंद कर सकती है क्या, उसका नाम रियो रियो ही ठीक रहेगा। नॉट दे रियो से बोलती है वो इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं होती है तो उसके चक्कर में उसके दोस्तों को दिक्कत होगी। अब रियो फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने वाइटर सूट को एक्टिवेट कर लेती है। अब रियो से अटैक कर देती है। नॉट दे से बच तो जाती है लेकिन थोड़े से उसके बाल कट जाते हैं। रियो नॉट दे से बोलते उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियो को अपनी सीजर पे ब्लड पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके बालों की कोई गारंटी नहीं ले सकती। रियो से बोलते तुम्हारा वाइटर एक कंगा है तो, और नॉट दे अपने बालों से फाइट करती ही होगी। रियो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर से हमें जानका दिखाया जाता है। जानका जेवर से कहता है वो जानता है कि जेवर ठीक है और वो छुपना बंद करके सामने आए, लेकिन आप जेवर की आवाज आई नहीं रही होती है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने तेली से हरा दिया। अब जानका अब जाके देखने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है जेवर के साथ। जानका देखता है जेवर अभी भी उन पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। जेवर अब बाहर निकलता है और अब जेवर का वाइट सूट भी काफी बड़ा हो गया है। जेवर जानका से कहता है कि जानका ना उसको पूरी तरह से मजबूर कर दिया अभी पूरे पावर इस्तेमाल करने के लिए। और जेवर के वाइट सूट को देखने और जानका सोचने लगता है कि क्या अभी तक जेवर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। जेवर जानका से कहता है अब वो भी अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। अब हमें अगला सीन रियो को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कमजोरी फील कर रही होती है क्योंकि सेडर के बॉल को छूने के वजह से बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। रियो नॉट दे से कहती है उसके बाल बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। नॉट दे रियो को बताती है कि एक प्लास्टिक की कंघी अगर बहुत समय तक बालों पे चलाए जाए तो वो अच्छी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वही प्लास्टिक से बना हुआ है और नॉट दे के बालों से बिजली निकलने लगती है और इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
नए फैन कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गाचोकुत्ता का एपिसोड नंबर 16। अब तक हमने देखा सारे किलर्स के पास रेडर्स आ जाती हैं। अब हम किथोनी को देखते हैं जो अपने पोर्टल की वजह से सभी की फाइट देख रही थी और अपने डायरी में कुछ नोट भी करती जा रही थी। ब्रो सेंटर डेयर सेंटर के पास एक बिंदुस नाम का रेडर था। ब्रो डेयर से कहता है ऐसा गुस्सा मत करो और हम तो बस खाने निकले थे, हम इसी मुसीबत में कैसे फंस गए और इसे बस साइड मिशन समझो और उस पोर्टल में कूदने का फैसला भी तुम्हारा ही था और तुम्हें भी रूडो की चिंता थी इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। बिंदुस ब्रो सेंटर से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा है क्या और तुम दोनों को देख के लगता है तुम्हारा खून का रिश्ता तो है नहीं। ब्रो कहता हमें जल्दी से निकलना होगा वरना डियर को नींद आने लग जाएगी। विंडोज कहता अच्छा इसका नाम डियर है क्या, मैं इसे छोटा बच्चा बुलाऊं क्या, आखिर ये कितने साल का है। ब्रो बताता है पिछले महीने 10 साल का हुआ है। विंडोज कहता है मेरा बर्थडे पिछले महीने था, लेकिन ब्रो कहता है फिर भी तुम इससे बड़े हो और फिर दोनों हंसने लगते हैं। ब्रो विंडोज से पूछता तुम्हारी क्या कहानी है, तुम दिखने में बुरे तो नहीं लगते, तुम हमसे यहाँ पर लड़ने ही आए हो ना। विंडोज कहता है मैं जॉर्डन के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ लेकिन मेरा पर्पस और कुछ है और तुम दोनों को हराने के बाद मैं उसके और करीब पहुंच जाऊंगा। अभी ब्रो और डियर नीचे देखते हैं, उन्हें जमीन पर एक उंगली रोबोट दिखाई देता है जो कि विंडोज के पास चले जाता है और विंडोज के पास ऐसे कई सारे रोबोट थे। विंडोज कहता है उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन क्लीनर्स के बॉस अर्का गोरकस की, उसके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। इधर हम कॉर्वस को देखते हैं, इससे आगे सैम्यू बताती है रूडो और बाकी क्लीनर्स को रेडर्स ने किडनैप कर लिया है। ये बात हमें ग्रीस ने बताई है, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। वो कॉर्वस को डांटती भी है क्योंकि वो अपना चोकर नहीं पहनता जिससे उसे कॉन्टेक्ट करने में मुश्किल होती है। कॉर्वस कहता है सभी क्लीनर्स को इकट्ठा करो और मैं पता लगाता हूँ रोड और बाकी क्लीनर्स कहाँ पर है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी खबरी को जानता हूँ। इधर ब्रो कहता है मैं क्लीनर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता जिससे उन लोगों को नुकसान हो। विंडोज कहता है उसे इन्फॉर्मेशन अपने लिए चाहिए, तुम मुझे जो भी बताओगे वो रेडर्स को पता नहीं चलेगा। तुम चाहो तो मेरे सवालों को जवाब मत दो लेकिन फिर आपने अपनी जगह से हिलूंगा नहीं और तुम यहाँ पे फंसे रहोगे। ब्रो अब उसके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तैयार हो जाता है। विंडोज पूछता है कि कॉर्वस को क्या खाना पसंद है। ब्रो कहता है शायद मीठा। फिर आपने विंडोज काफी सारे सवाल पूछता है, आखिर इसकी एज क्या है और वो बाहर जाके क्या करता है और वो क्लियर्स के साथ कितने समय से है और क्या तुमने कभी उसको अपना बाइटर स्टूडेंट एक्टिविटी करते हुए देखा। इन सब के जवाब ब्रो को पता ही नहीं थे और वो सोचा था विंडोज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा लेकिन ये तो सिर्फ मामूली क्वेश्चन पूछ रहा है। अब विंडोज कहता है मेरी बारी जवाब देने की और अगर तुम लोग हार गए तो हम लोग तुम्हें टेस्ट मास्टर को खिला देंगे। और तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन हम रेडर्स ने कुछ टेस्ट मास्टर बनाना सीख लिया है। और सुन के यहाँ पे ब्रो चौंक जाता है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन सुन ऐसी बता दी। विंडोज बताता तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्वस को मीठा पसंद है, इसका मतलब वो भी इंसानों जैसा ही है लेकिन वो अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखता है अपने साथियों से भी। दूसरी तरफ हम जेवर को देखती है जो कि जनका को भड़काने की कोशिश कर रहा था, तुम भी अपनी असली पावर दिखाओ। और जब मैं अपनी पूरी पावर से लड़ता हूँ जीत नहीं पाता तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। बॉस के अलावा से तू ऐसे बंदे हो जो मुझे हरा सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, और इसलिए अपनी पावर को छुपाओ मत, मेरे अच्छे से पिटाई करो। इधर जॉर्डन रूडो से कहता है क्रीचर्स और इंसान एक जैसे ही होते हैं, हमें किसी भी एनवायरनमेंट में रखो हम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए मैं ग्राउंडेड हो तुम स्प्राइट। लेकिन फिर भी हम दोनों की आंखों में एक जैसा गुस्सा है। जेवन ने बताया था तुम और मैं एक जैसा स्माइल करते हैं और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो रूडो कहता ऐसा था तुम मेरे से सीधे तरीके से ही मिल सकते थे और मुझे किसी के साथ ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन कमीनों को मार सकूं। अब जॉर्डन रूडो से कहता है ग्राउंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कचड़े की पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें हेवन से ब्लेसिंग मिल रही है चाहे वो उन कचड़े में दब के मरी क्यों ना जाए। और ये चीज बाहर वालों को अजीब लग सकती है लेकिन सिर्फ तुम्हें सिर्फ यही पता हो तो तुम्हें नॉर्मल लग सकती है और तुम इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। और रूडो कहता है स्पेयर के लोगों को भी सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया देखी नहीं है, ये नॉर्मल करप्ट लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोग अंधों की तरह उन्हें फॉलो करते रहते हैं जो उनके ऊपर धीरे धीरे जहर का काम करता है और लोग उनसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें एक बड़ा झटका देना। इतना कहकर जॉर्डन एक कॉकरोच खा लेता है और झटका खाने से लोगों की हकीकत सामने आती है और रूडो के साथ भी तो यही हुआ है। जेवर ने उसको झटका दिया था जिससे रूडो अपनी ताकत यूज करना सीख गया था और शायद से जनका जेवर से लड़ रहा है और उसके साथ ही वो यही करेगा। इधर दूसरी तरफ जेवर जनका पर अटैक कर देता है। इधर जनका सोचता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास टैलेंट भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ और बस बंदों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी तो लड़ने में मजा आता है और दोनों में खतरनाक टकराव हो जाती है। जनका आपस में जेवर के क्लोज से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी जेवर जनका को अच्छे से पेल देता है। जनका फिर से फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन जेवर को कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और जेवर उसको अपना एक पंजा मार देता है जिस वजह से जनका जमीन पर गिर जाता है। अब जेवर अपने क्लॉस में पॉइजन भरकर जनका के अंदर घुसा देता है जिस वजह से जनका की यहाँ पे मौत हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और हमारे तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
नए फैन आज हम देखने वाले हैं गाजी को तगा फिल्म नंबर 17। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर जांका जेवर से पिट रहा था। तभी हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर एक जगह होती है, यहाँ पर दो बंदे बैठे होते हैं और बताया जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो नेजुको क्लैन है ना, उन्होंने अपनी प्राउड को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और साथ में ये बंदा ये भी बोलता है तुम्हारे भाई बहनों ने भी यही करा है और लोगों ने हमेशा रूल्स को फॉलो करा है और ग्राउंड में होने वाली चीजों को संभाला है। और फिर वो बंदा पूछता है तुम्हें समझ तो आ रहा है जांका जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ? जांका बोलता है हाँ। यहाँ पर बचपन वाला जांका दिखाया जाता है। इसके बाद एक बड़ा सा ब्रिज दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड के अंदर है और एक बहुत ही बॉल से ढका हुआ है। और इन लोगों को ग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता है, जैसे टेस्ट बीस्ट हो गई, गार्बेज रेन हो गई या कई सारी खतरनाक बीमारियां। और यहाँ पे हेल्थ गार्ड की बात भी होती है जो कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक मास्टर होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है जो हेल्थ गार्ड है ना वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंसानों को बचाने की कोशिश करता है। और तुम लोगों को अकेडमी के अंदर काफी सारे अपॉइंट देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू तुम काफी सारी चीजें सीख पाओगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे जितनी हेल्थ गार्ड को जरूरत है। और ट्रेनिंग को देख काफी सारे बच्चे बातचीत भी कर रहे होते हैं। इस टीचर के ऊपर दोबारा से वही बोरिंग लेक्चर दे रहा है और हम लोगों को सुनने में आया है कोई अच्छा खासा स्टूडेंट हमारे बीच में आया है जो कि यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे जांका इनके पीछे से निकल रहा होता है और वही सब सुन भी रहा होता है। और ये लोग जांका के औरों को देख काफी इंप्रेस भी होते हैं और ये लोग यहाँ पे जांका के डैड के बारे में बात करते हैं। वो काफी फेमस आदमी था और यहाँ पे हमें पता चलता है जांका जो क्लैन था वो नेजुको ही क्लैन था। उनके हाउस से आने वाले बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हेल्थ गार्ड के अंदर। और ये लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं जांका काफी अलग है, उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी दिखता है। और यहाँ पर वैसे भी क्लास का टॉपर है तो ये जल्दी गोल्डन चेयर भी ले लेगा। और वैसे भी अब जैसे नॉर्मल बच्चे रेंटेड बच्चों को कैसे हरा पाएंगे। इसके बाद हमें जांका को दिखाया जाता है जहाँ पे सच में काफी ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो लोगों की तरह कमजोर ना रहे, क्योंकि वो शुरुआत से अपने ऊपर काम करते हुए आ रहा है और वो जल्दी से क्लास के टॉप पे जाना चाहता था। इसके बाद जांका अपनी क्लास में आके बैठ जाता है और यहाँ पे टीचर भी आता है जो क्लास में आके बताता है आजकल यहाँ पे क्राइम ज्यादा ही बढ़ चुके हैं और क्राइम भी आजकल गिवर्स कर रहे हैं, इसलिए अब हेल्थ गार्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो लोग कई वर्ष सामने खड़े हो सके। और यहाँ पे इन सभी ने 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग करी होती है। और यहाँ पे टीचर चाहता था इनमें से कोई नेट बाहर निकल के आए और तभी हमें एक लड़की दिखा जाती है जो यहाँ पे स्पेशल केस के वजह से इस क्लास में ट्रांसफर किया गया है। ये लड़की स्लम्स में बड़ी हुई है लेकिन जो उसकी स्किल्स है वो काफी कमाल की है और लड़की को देखने में जांका अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाता है। इसके बाद हमें एक चेयर के बारे में बताया जाता है जो यहाँ पे गोल्डन चेयर है जो की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मिलती है। इसका हमें फाइट का सीन दिखाया था जहाँ पे जांका उस लड़की का हाथ जो खड़ा होता है और यहाँ पर सभी लोग सरप्राइज होते हैं इस लड़की को देखकर। और यहाँ पे टीचर भी काफी इम्प्रेस होता है, वो ये कहता तुमने पहली बार में सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया, इतना तो यहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था, तुम गोल्डन चेयर पे बैठने के हकदार बन सकती हो हायो। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जांका से भी घबरा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो दिखावा भी नहीं करता है, लेकिन फिर इस लड़की को देखने को काफी गुस्सा आ रहा होता है। असलम से लड़की हम लोगों को कैसे हरा सकती है। यहाँ पे लोग काफी परेशान भी होते हैं क्योंकि उस लड़की ने लोगों को आराम से हरा दिया। कई लोग यहाँ पे काफी इंप्रेस भी होते हैं क्योंकि उसने जांका को हरा दिया, लेकिन हमें यहाँ पे जांका को दिखाया तो काफी शांति से खड़ा होता है और उस लड़की के बारे में अच्छी बातें बोलकर से निकल जाता है। और फिर हमें अगले सीन में जांका को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी गुस्से में होता है और फिर हमें वो फाइट भी दिखाई जाती है जहाँ पे जांका और हाय लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे दिख ही रहा था जांका को कितना बुरा लग रहा है उसके तरह कमजोर होने के कारण। और यहाँ पर जांका अपने सिर को पत्थर से मार रहा होता है और यहाँ पर वो यही कहता है मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं उससे यहाँ पर हार नहीं सकता। और यहाँ पर लड़की आके कहती है तुम्हारे नक्श तो खून निकल रहा है। यहाँ पे फिर से जांका गुड बॉय बनने की कोशिश करने लग जाता है और यहाँ पे वो लड़की पानी पीने लग जाती है और यहाँ पे जांका उसकी तारीफ करने लग जाता है तो मैं तो यहाँ पर गोल्डन चेयर जरूर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर लड़की पूछती है गोल्डन चेयर पे बैठने से होता क्या है। और यहाँ पर जांका को ज्यादा कुछ तो पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो यही बताता है जितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे रहे हैं हम उस शेयर के हकदार रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी शेयर के अंदर। तो वो लड़की होती तुम भी तो चेयर पे बैठना चाहते हो आखिरकार क्यों, ताकि तुमसे लोग इंप्रेस हो, आखिरकार तुम्हारा रीजन क्या है चेयर पे बैठने का। और ये सारी बातें बोल के वो लड़की निकल जाती है। और यहाँ पे क्लास में बैठकर जांका यही सोच रहा होता है ऐसे किसी दूसरे के आने की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है और जो फेक चीज होती है कैसे बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो फेक थी इसलिए वो चेंज हो रही है, जिसमें से जांका को यहाँ पर काफी खराब लग रहा होता है। अब दौर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका टीचर के सामने आता है कुछ हथियार लेकर और कहता है आगे आओ और जो वेपन तुम्हें शूट करता हो वेपन ले जाओ, क्योंकि हेल्थ गार्डन के लोगों को वेपन यूज करना आना चाहिए और खुद से वेपन चूज कर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे टीचर बच्चों को परखना चाहता था ये कितना स्मार्ट है। और यहाँ पर जांका ये सोचा था मैं कितना बेकार हूँ, जो कि यहाँ पर मैं सोचता था मैं इन फेक लोगों से बेटर हूँ। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, अब हमें इंजन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर यही कह रहा होता है अच्छा आप अकेडमी तुम्हारे लिए वेपन से रिलेटेड भी क्लासेस देती है और तुम वेपन को चूज भी कर सकते हो, लेकिन फिर तुम इस गड्ढे के नीचे क्या कर रहे हो। और यहाँ पर तुम 3 दिन से इस गड्ढे के अंदर ही हो और तुम यहाँ पर बेहोश हो भूखे वजह से। यहाँ पे जांका ये कहता है उसे यहाँ पे गड्ढा देखा और इसके अंदर आने का उसका मन हुआ, लेकिन आप मुझे समझ नहीं आ रहा क्या से बाहर कैसे निकले। और यहाँ पे इंजन कहता है चलो ठीक है मैं कुछ खा ही लेता हूँ और यहाँ पर बैठ कर कुछ खाने लग जाता है। यहाँ पर जांका ये बता जब लोगों ने वेपन चूज करे तो लोगों ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को चूज करा और जांका को भी लगा वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को चूज करेगी, तो आपस में ये सोचा उसके अपोजिट करेगा। तो उसने आपस से ऐसी चीज उठाई जो बेकार दिख रही थी और जहाँ पर वेपन तो दिख ही नहीं रही थी और उसने अपने ये सुना तो सबसे अच्छा वेपन होता है वो सबसे बेकार दिखता है। तो यहाँ पर इंजन पूछता है क्या वो अच्छा
ऐसा वेपन नहीं था तो तुमने चूज करा। तो यहाँ पर जंगा ये कहता है वेपन ही नहीं है। तो यहाँ पर जंगा ये कहता है छड़ी गलती से यहाँ पर मिक्स हो गई वेपनों के बीच में। और जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे मुझे यहाँ पर काफी बेकार लग रहा था। और इसके बाद सभी लोग हायो के वेपन चूज करने का वेट करने लग गए और हायो ने चूज करा एक शॉट को, जिसके बाद यहाँ पर जंगा अपने आप को उल्टे सीधा बोलने लग जाता है। तो यहाँ पर पता चल चुका है जंगा यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। वहाँ पर शर्मिंदा की वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पर जंगा को लगता था वो नेचुरल है। और यहाँ पर जंगा को पता चल चुका था तो नॉर्मल बंदा होता है वो नेचुरल टैलेंट नहीं बन सकता है। और वहाँ पे ये सोचता है उसका किल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर एंजल ये बोलता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है एक नॉर्मल बंदा लेकिन नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकता है। तो एंजल ये बोलता है तुम नेचुरल टैलेंट नहीं हो तो तुम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और वैसे भी तो जो मिला तुम उसे रखने वाले हो ना अपने पास। और वैसे तुमने स्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखा है ना। कई सारे लोगों ने सड़ी को पकड़ा फेंक दिया होता लेकिन अभी भी तुम सड़ी के साथ हो। और अगर लोग कुछ भी कहते रहे और अगर तुम अपने वीकनेस को खत्म कर दोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसके बाद ऐसे एंजल जाने लग जाता है और कहता खुद यार फिर से यहाँ पर मैं इस मिठाई को खाने वापिस आऊंगा और मैं जानता हूँ तुम एक दिन जरूर दिखाओगे। ये छड़ी गिफ्ट है। और यहाँ पे एंजल के साथ रियो भी दिखाई जाती है और एंजल यहाँ पे सब कुछ तरीका से निकल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जंगा गड्ढे से बाहर तो आता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगा उठने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी छड़ी को अपने पास बुलाता है और वहाँ पे यही कहता है जब तक नहीं बनने वाला जब तक आप लोगों को प्रूफ नहीं कर देता और मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा एक नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है। अब यहाँ पे दोबारा से सीन चेंज होता है और यहाँ पे जंगा दोबारा से लेटा होता है और यहाँ पे अपने मन में सब बोल रहा होता है और यहाँ पे जेवर चारों तरफ घूम रहा होता है और नाच रहा होता है क्योंकि उसने जंगा के अंदर अपना पॉइजन घुसा दिया है। और यहाँ पे जेवर यही बोलता है जो टॉक्सिन मैं तुम्हारे अंदर डाला है ना वो मुझे एक बंदे से मिला है जो मुझे मारना चाहता था। और यहाँ पे जहर लोग इल्यूजन दिखाता है। इसके बाद लोग अपने होश में रहते हो बोल भी नहीं पाते कुछ। और यहाँ पे जहर अब नोटिस करता है उसका पूरा शरीर यहाँ पे दर्द कर रहा है क्योंकि जंग उसे अच्छी तरीके से पेला है। और यहाँ पे जेवर एक आता मुझे ये लग रहा था तुम तो आप मुझे बराबर की टक्कर दोगे लेकिन यहाँ पे तो काफी जल्दी खत्म हो गया तो मुझे दूसरे क्लिनिक के पास जाना चाहिए मजे के लिए। और यहाँ पे मैं जंग का दर्द में देखने को ही मिल रहा होता है। और यहाँ पे जब उसके बगल में बैठकर हंसने लग जाता है। अब हमें गीता दिखाई जाती है जो कि गड्ढे से निकल रही होती है और जिस जगह पे वो निकलती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसे यहाँ पे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो कैसे निकलेगी। और यहाँ पे उस कॉकरोच को अपने हाथ में रखा होता है उसका यहाँ पे ये दोस्त उसको यहाँ से निकलने में मदद करेगा। और यहाँ पे कॉकरोच उसको लेकर जा भी रहा होता है और यहाँ पर एक जगह पे पहुंचती भी है जहाँ पे एक बड़ी सी चीज चमक रही होती है और उस पर कई सारे हाथ लटके होते हैं हथियारों के साथ। और दूसरी तरफ जेवर जंगा को घसीट के लेके जा रहा होता है रैस बिस्ट को खिलाने के लिए। यहाँ पर जेवर अपना को जीता मान रहा होता है और से सीधा थोड़े पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का फूड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तक वीडियो देखो अच्छा सब्सक्राइब जो कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं गाजीपुर तक एपिसोड नंबर 18। अब तक हमने देखा गीता किसी अजीब चीज के सामने पहुंच चुकी होती है और दूसरी तरफ जेवर जनका को घसीटते हुए टेस्ट बीस्ट को जनका को खिलाने ले जा रहा होता है और ये सोच के खुश होता है कि वो उसे शाबाशी देगा। लेकिन तब इसके पैर पर एक गोली लगती है। गोली की आवाज इंजन को भी सुनाई देती है और जो रेडर इंजन से लड़ने आया था वो खुद डरा हुआ था। वो कहता लगता सबने अपनी फाइट खत्म कर दी है और अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सबसे लास्ट आऊंगा लेकिन मुझे फाइट स्टार्ट करना तो आता ही नहीं। ये बंदा काफी डरा हुआ लग रहा था। ये बंदा इंजन से बोलता है मेरा नाम फू है और मेरे बॉस ने कहा था और जो यहाँ पे क्लियर्स आएंगे उनका सेक्रीफाइस करेंगे और उसके बॉस ने कहा था उसे सबसे पहले ये करना है। और वो अपने बॉस के बारे में सोच के काफी ज्यादा डर जाता है और वो इंजन से बोलता चलो फाइट स्टार्ट करो। अब इंजन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है नहीं। अब हम कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं जब रियो नॉर्दे फाइट कर रही थी। नॉर्दे अपने बालों से रियो को झटका देने की कोशिश करती है लेकिन रियो बच जाती है। नॉर्दे दोबारा से अपने बालों को कंघी कर उनमें बिजली बना लेती है। रियो भागकर छुप जाती है जिससे नॉर्दे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरा सामना करो डरपोकों की तरह चुपको मत। लेकिन तब इसके बालों की बिजली खत्म हो जाती है जो देखकर रियो उसके बाल को काटने आती है। वो समझ गई थी कि नॉर्दे के बाल कुछ समय तक बिजली बनाते हैं लेकिन नॉर्दे ने अपने बालों कटने से बचा लिए थे और वो रियो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। वो कहती है रियो ने सही समझा उसके बाल कुछ समय तक ही बिजली बना सकती है और वो 1-2 मिनट से ज्यादा बिजली नहीं बना सकते। रियो कहती है उसकी कमजोरी जानकर काफी खुशी हुई। नॉर्दे कहती है कमजोर होने के बाद वो फाइट कर सकती है क्योंकि वो एक फाइटर है। और इतना कहकर वो अपने हाथ पे चलाने लगती है। उसे फाइट करते देखकर रियो बोलती है नॉर्दे आखिरकार काम क्या करती है। नॉर्दे बताती हुए कैसे विलेज से है जहाँ पे सिर्फ औरतें रहती हैं और उनके बॉडी ट्राइब का नाम था सीलिया। रियो कहते हैं इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तो नॉर्दे बताती है उसे काफी समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब रियो भी अपनी कैची वापस रख लेती है और हाथों से फाइट करने लग जाती है। दोनों काफी समय तक लड़ती है और रियो नॉर्दे के मुंह पे एक मुक्का मार देती है तो नॉर्दे अपने बालों को कंघी से चार्ज कर लेती है तो रियो भी अपनी कैची फेंक कर उसे मारती है और इसके बाद काफी समय तक दोनों
दोनों लड़ती रहती हैं और दोनों यहाँ पे काफी घायल हो चुकी होती हैं। रियो कहती है अगर कोई यहाँ पे मदद के लिए चिल्लाए तो कोई सुनेगा क्या? नॉर्दे कहते हैं नहीं, ऐसा कोई भागने का रास्ता नहीं है, तुम्हें भी तुम्हारे साथियों की तरह सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। रियो कहती है मतलब कि यहाँ पे किसी को सुनाई नहीं देगा। इसके बाद अपनी बंदूक निकालती है और नॉर्दे को गोली मार देती है। नॉर्दे पूछते उसने आखिर ऐसा क्यों किया? तो रियो कहते हैं इन जनों से मना किया है, अब मैं किसी को मार नहीं सकती, लेकिन तुम फाइट में काफी अच्छी हो इसलिए मुझे अपनी गन निकालनी पड़ी। अच्छी बात यहाँ पर ये हमें कोई यहाँ पर सुन नहीं सकता और मुझे आके अपने दोस्तों की मदद भी करनी है। मेरा वाइट इंस्ट्रूमेंट से मेरी कैची है, लेकिन मैं फिर से उन पर ब्लेड नहीं लगा सकती और ये प्रॉमिस मैंने काफी समय पहले किया था। ये गन मुझे मेरे पिछले बॉस ने गिफ्ट करी थी। नॉर्दे बोलते इसका मतलब तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। रियो कहती है तुम सीक्रेट रखना, इंजन से यहाँ पे मैंने वादा किया इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी और तुम यहाँ पे हिल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे साथ आगे तुम यहाँ पे बचा लेंगे। और जल्दी बताओ मेरे बाकी साथी कहाँ पर है? नॉर्दे को लगा क्लियर्स में सारे अच्छे लोग होते होंगे, लेकिन इसमें कुछ हरामी लोग भी है। नॉर्दे बताती बाकी लोगों की लोकेशन बॉस और वो पोर्टल वाली लड़की जानती है। और यहाँ पर जितने भी पाइप आपस में जुड़े हुए हैं, जाने से पहले रियो रूडो के बारे में भी सोचती है। आप हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो ने जेवर को गोली मार दी है, वो उसके हाथों पर गोली मारती है जिससे यहाँ पर जेवर की हालत काफी खराब हो जाती है। रियो का तुम जैसा आराम आदमी इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा। वो जनका को देखते जिस पर अभी भी जहर का असर था और वो उसको उठाकर असर जाने लगती है। इधर कतरन जेवर को आके बताती है जेवर यहाँ पर जीत गया और नॉर्दे हार गई है और वो अभी तक फाइट भी स्टार्ट नहीं करी है। बुंदू संता से बात कर रहा है और क्लियर्स के बॉस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। इतना क्या वो निकल जाती है और फिर यहाँ पर वो रूडो के नीचे पुटल खोलती है और उसको वहाँ पर खींच कर उसी अजीब जगह पर पटक देती है जहाँ पर अजीब सा रेड कलर का गोला है। रूडो गुस्से में बोलता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? जोडर कहता है मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, इस पेड़ को मेरे साथ मिलकर बर्बाद करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन अब तक तुमने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया है। और वो कहता है तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? ये सुनकर यहाँ पर रूडो और गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं गीता इस कमरे में छुपी हुई थी। अब जोडर उस लाल चीज के पास जाता है और एमओ के जूते चिपका देता है उस पर। जोडर कहता है वॉचमैन सीरीज के जूते हैं, सेम तुम्हारे गिलाफ और मेरे कोट की तरह है और मैं खुद की वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता हूँ। और ये एपिसोड इसी सीन में खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लो तो इसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 19। अब तक हमने देखा जॉर्डन रूडो को लेकर उस अजीब सी लाल जगह पे ले आता है और वो बताता है खुद की एक वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता है। इतना कहकर वो एमओ के जूते से लाल चीज से चिपका देता है और वो जूते चमकने रखते हैं। जॉर्डन कहता है तुम्हारे ग्लव, मेरा ये कोट और ये जूते सारे वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और ये वॉचमैन सीरीज बाइटर्स वर्ड से बहुत पहले की है और इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। जॉर्डन ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो वॉचमैन सीरीज का कोई नया बाइटर स्टूडेंट नहीं बना पाया, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट के बीच में उसने एक नई चीज खोज ली। उसके पास एक चार्म था जिसे बाइटर स्टूडेंट बनाने में नाकाम हो गया और उसको ऐसे कचड़े में फेंक दिया और उस चार्म ने अपने आसपास के कचड़े से अपने आप को टेस्ट मोस्टर बना लिया जो दिखने में बाकी टेस्ट मोस्टर जैसा ही था। और रूडो ने भी ऐसा कोई टेस्ट मोस्टर जरूर देखा होगा। रूडो को याद आता जब वो रियो के साथ एक टेस्ट मोस्टर को मारने गया था, टेस्ट मोस्टर के अंदर से एक बाइटर स्टूडेंट निकला था, यानी कि उसे भी जॉर्डन ने बनाया था और अभी भी एक लोग टेस्ट मोस्टर के अंदर है जो उनको उड़ाकर स्पेयर के अंदर लेके जाएगा। और ये बड़ी सी लाल चीज मोस्टर का कोर है। अब हमें बचपन वाला रूडो दिखाया जाता है। जब रूडो छोटा था उसके हाथ रेड थे और आसपास के लोग उसे कातिल का बेटा बुलाया करते थे और कहते थे इसे पेटे में फेंक देना चाहिए। और तब रेक्टर रूडो के पास आया था और उसने रूडो को पाला और अपने घर में जगह दी, लेकिन रूडो को रोज बुरे सपने आया करते थे और उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। रेक्टर उसके हाथों में पट्टी बांधी लेकिन जब इससे कुछ नहीं हुआ। और तब रेक्टर रूडो के लिए गिलाफ लेके आया, शायद से गिलाफ से रूडो को कुछ राहत मिले। और रेक्टर के पास एक बुक भी थी जिसमें वॉचमैन सीरीज का सिंबल बना हुआ था और रूडो इसमें हैरान हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और इसके और भी पार्ट होंगे। और सोचने वाली बात यह है रेक्टर के पास ये ग्लव कहाँ से आए। जॉर्डन ये बोलता है एक स्प्राइट जिसे बाइटर स्टूडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसके पास वॉचमैन सीरीज के ग्लव है। अरे गिवर बनने का आदमी पागल नहीं हुआ। रूडो पूछता कि ये क्या हो रहा है। जॉर्डन बताता है वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट एक इंसान इस्तेमाल करता था, तुमने जरूर ये महसूस किया होगा इनमें कितना ज्यादा पावर है और एक अकेला आदमी थी पावरफुल चीज को बनाया था, तो सोचो उसकी जिंदगी का क्या हल होगा। और चीज का कोई आदमी इस्तेमाल करे जिसकी जिंदगी में जरूरत का सब कुछ होगा तो इसकी पावर उसको पागल कर देती है। रूडो कहता है गिलाफ मेरे पास काफी समय से है, मैं तो पागल नहीं हुआ। जॉर्डन कहता है क्योंकि हम दोनों अपनी इंसानियत को खो चुके हैं इसीलिए हम इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचो एक इंसान सारे पार्ट्स का इस्तेमाल करे तो क्या होगा। और मुझे अपना गोल पाने के लिए जानना है। और वो अपने एक्सपेरिमेंट से वॉचमैन सीरीज तो नहीं बना पाया लेकिन इसमें टेस्ट मोस्टर बनाना सीख लिया और ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। जॉर्डन का रूडो से मिलना, उसके साथियों को यहाँ पर लाना, ये सब उसी का प्लान था। और हम लोग अब टेस्ट मोस्टर में उड़कर बॉर्डर को पार करेंगे और स्प्राइट पहुंचेंगे। अब वो टेस्ट मोस्टर हिलना शुरू कर देता है
है। गीता जो शांत थी, जब वो ये सुनती है वो एक टेस्ट मास्टर के अंदर है और वो खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ एंजल को महसूस होता है पूरी जगह हिल रही है। वो कहता था मैंने फाइट भी स्टार्ट नहीं करी और बॉस ने उड़ना भी शुरू कर दिया। वो एंजल से बोलता जल्दी से मेरे पर अटैक करो, लेकिन यहाँ से एंजल जाने लगता है और बोलता मुझे अपनी टीम को ढूंढना है। वो कहता है यहाँ से मत जाओ, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तुम जो कोई ऑर्डर ना दे। एंजल बोलता है मैं तुमसे जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मुझे यहाँ से भाग जाने का रास्ता ना मिल जाए और मेरे साथियों को पता ना लग जाए। वो जोर से बोलता है तुम दीवार तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगी और हम लोग टेस्ट बीस्ट के अंदर है और तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर एंजल काफी शौक हो जाता है। इधर बंदूक भी ब्रो और सेंटा को बता देता है वो टेस्ट मास्टर के अंदर है और वो उड़ने वाला और जल्दी बॉर्डर पास कर लेंगे। ये सुनकर डियर लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर एंजल बोलता है इंसान से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हम टेस्ट बीस्ट के अंदर देखो हमारा कमाल। ब्रो और डियर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रो का बाइट उसके सर पे बंदा कपड़ा है और डियर का मुंह पर लगा पैसिफायर। ब्रो कहता मुझे लगा था कि हम अंडरग्राउंड है और मैं ना कभी सोच रहा था कि इतना बड़ा टेस्ट मास्टर भी हो सकता है और वैसे मेरा मार्क्स के आप सांस कैसे ले पा रही है। मैंने सुना था इतना बड़ा टेस्ट मास्टर होता तो टॉक्सिक होता है। बंदूक कहते हैं बाकी टेस्ट बीस्ट के मुकाबले अलग है और असली वजह तो उसे भी नहीं पता। ब्रो अब डियर को अपने कपड़े से बांध देता है और जोर से दीवार की तरफ फेंक देता है। बंदूक कहता है कि कर ये क्या करने वाला है, क्या ये पंच मार के दीवार तोड़ेगा क्या। डियर दीवार के पास पहुंचकर मुक्का मारता है लेकिन दीवार को कुछ भी नहीं होता और वो पंच लगातार मारता ही रहता है। बंदूक कहता है सर रोको मुझे हंसी आ रही है। ब्रो बंदूक को अपने कपड़े से बांध लेता है और कहता है किसी बच्चों को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब बंदूक पीछे मुड़कर देखता है कि डियर के मुख को धीरे धीरे दीवार टूटने लगी थी। ब्रो कहता है जितनी बार पंच मारेगा उसकी पावर डबल होती रहेगी और ये उसकी बॉटल छोड़ की पावर। और ये एपिसोड इसी सीन में खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नए फैन आज हम देखने वाले हैं गाजू को तो फैन नंबर 20। अब तक हम देखो कि इसको पता चल जाता है ये लोग एक टेस्ट मास्टर के अंदर है। ब्रो और डियर फाइट करने के लिए तैयार थे। ब्रो डियर को पकड़ के दीवार की तरफ फेंक देता है और डियर लगातार दीवार पर मुक्के मारने लग जाता है और कुछ समय बाद दीवार पर दरारें पड़ने लगती है। ब्रो बताता है डियर जितनी बार मुक्के मारता है उतना पावरफुल होता चला जाता है। अब डियर पंच मार के दीवार तोड़ देता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे लोग ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते। बंदूक सब हंसने लग जाता है और अपना बैटरी में एक्टिवेट कर देता है जो होता है उसका नकली हाथ। अब बंदूक के अंदर से लोहे के हाथ निकल आते हैं जिनकी वजह से अपना को छुड़ा लेता है और कहता तुम क्या टेस्ट बेस्ट को मार के बाहर निकलने वाले थे क्या, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगा और इसका मुझे इनाम मिलेगा। लेकिन तभी जगह जोर से हिलने लग जाती है और ये तीनों दूसरी तरफ गिरने लग जाती है क्योंकि दूसरी तरफ टेस्ट मास्टर उड़ने के लिए तैयार था। बंदूक कहता है बॉर्डर तक जाने से पहले मुझे फाइट खत्म करनी होगी। वो अपने बैटल स्वेट की मदद से डियर को खींच लेता है और कहता है अपना काम निपटा कर अपने घर वापस जरूर जाएंगे। बिल्कुल उसी दिन की तरह बंदूक अमन पे हवा में हमला करने लग जाता है लेकिन तब इनके पास एक कार आके गिरती है और तब ये तीनों उस पर बैठ जाते हैं और ये कार बड़ी स्पीड से नीचे जा रही थी और ये तीनों काफी डर लग जाते हैं क्योंकि किसी चीज से टकरा ना जाए। और डियर तो बेहोश हो गया था और कार से बाहर गिर जाता है लेकिन बंदूक उससे पकड़ लेता है ताकि वो ड्राइविंग को ध्यान दे। लेकिन मुझे लगता है कार का स्टीयरिंग गायब हो गया था। बंदूक अपने लोहे के हाथों की मदद से गाड़ी के आगे आने वाले कचरे को हटाता है और वो अपने बैटल सूट की मदद से गाड़ी को एक टनल में डाल देता है और इस टनल के अंदर इंजन भी खड़ा हुआ था जो इन तीनों को कार में देख काफी हैरान हो जाता है और बोलता तो अपने एनिमी के साथ कार में क्यों बैठे हो। बंदूक देखता है फूल जमीन पे पड़ा हुआ है और वो पूछता उसने एंजल को अभी तक हराया क्यों नहीं। वो कहता उसने अभी तक मेरे पहले अटैक करा ही नहीं। और जब उसने एंजल को बताया हम टेस्ट मास्टर के अंदर है और तब उसने वाइट इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट किया था और मुझे लगा मेरे पे अटैक करेगा लेकिन फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया तो उनके बीच कोई फाइट हुई नहीं। वो एंजल से बोलता है जल्दी से जगह से बाहर निकलना होगा वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। टेस्ट भी उड़ते हुए बॉर्डर पार करने वाला है और बॉर्डर पार करते वक्त तो लोग मारे जाते हैं ना। अब एंजल को रूडो की याद आती है। ये बहुत अच्छा मौका है रूडो को इस पर भेजने का। वो कहता है जल्दी से बाकी लोगों को ढूंढ कर भी बताना होगा लेकिन तभी डियर के चक्कर से आवाज आने लगती है। उससे सैमुअल ने कांटेक्ट किया था। एंजल ने बता देता है कि टेस्ट मास्टर के अंदर है और हमारे साथ 2 रेडर्स भी हैं जिनके साथ अभी हम लड़ रहे हैं और हम सब शायद से हम मरने वाले हैं। बॉर्डर पार करने के बाद सैमी बोलते तुम सब किनीलस हो और जल्दी साफ करो वहां से निकलो और तुम्हारे होते हुए किडनैप कैसे हो गए और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए और तुम लोग अभी अंडरग्राउंड नहीं हो और तुम्हारे चौकर से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा था। एंजल बोलता मुझे नहीं पता और ऊपर जानकारी से अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सैमी बोलते फिर तुम ढूंढोगे कैसे। एंजल बोलता है मुझे एंजल नाम जाता उसका मेरा बड़ा एहसान है। पुरानी भाषा में एंजल मतलब लोगों को जोड़ने वाला और मैं सबको अपने साथ लेके आऊंगा। सैमी बोलते ठीक है मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल चुकी है और बाकी किलर्स तुम्हारे पास पहुंचते ही होंगे। उसके खरबीनों ने सब कुछ बता दिया है। दूसरी तरफ जोडल और रूडो भी उल्टे लटक रहे थे और गीता नीचे गिर गई थी। जोडल कहता है रेस्ट स्टॉर्म हर 6 साल में एक बार आता है और ये आज का दिन है और टेस्ट मास्टर तू बनकर उड़ने के लिए बनाया गया है और मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा कि
तुम्हें स्पेयर के बारे में बहुत कुछ पता है और ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें स्पेयर ले जा सकता हूँ और ऊपर जाकर तुम्हारा बदला पूरा कर सकते हो। ऑयल क्लियर से तुम्हें क्या दिया है, लेकिन काम सिर्फ टेस्ट मास्टर को मानना है। तुम उनके साथ सिर्फ टाइम पास करते रहोगे और अपने गोल को कभी नहीं पा पाओगे। और मेरी बात मानो, अपने ध्यान से फालतू कचड़े को बाहर निकाल दो। रूडो अपना हाथ आगे करता है और कहता है मैंने ग्लव्स का एक नाम दिया है और वो है 3R। इंसान में कचरा कुछ भी खराब नहीं होता है और तुमसे आज मिलना भी कुछ खराब नहीं था और मुझे एहसास हो गया मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो है एक टीम जिन्हें मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था और रूडो भी सभी साथियों को याद करता है और मैं उनके लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुस्सैल लड़का जो सिर्फ गुस्से में रहता है। और लोगों ने मुझे घर दिया जबकि मैं एक्सपेराइट हूँ और मुझे रखने खतरे से खाली नहीं था और मुझे फिर भी अच्छे से ट्रीट किया। ग्राउंड या स्पेयर रैक्टो के अलावा कोई मेरे से अच्छे से पेश आया है वो है क्नीडल्स। मैं अपने गुस्से और बदले को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब वो क्नीडल्स के साथ रहना चाहता है और मुझे करना चाहता है, मुझे लेते ही अपना बदला पूरा करना चाहता है। और इतना कहकर अपना हाथ छोड़ देता और नीचे गिरने लग जाता है और इतना स्लो जोड़ल भी उसके पास आता है और रूडो को पकड़ लेता और उसे रूडो की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और रूडो को इसकी सजा मिलेगी। रूडो कहता तुम्हें मेरी टीम से क्या जलन हो रही है। जोडल कहता आखिर तुम्हारी टीम है का। और तब इनके पीछे धमाका होता है और एंजन यहाँ पे आ जाता है और इसी सीट का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तक बड़े देख रहे इसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एएनएफएन आज हम देखेंगे गाजू गुत्ता का एपिसोड नंबर 21। अब तक हमने देखा ब्रो और डियर इंजन से मिल जाते हैं। बुंदूस उन लोगों से पूछता तुम इतनी बड़ी जगह पे दोस्तों को कैसे ढूंढोगे। इंजन कहता है देखते जाओ, इतना कहकर वो नीचे कूद जाता है और फिर वो वाइट इंस्ट्रूमेंट से दीवार में छेद कर देता है। उसके पीछे ब्रो और डियर भी जाने लगते हैं। बुंदूस से देखकर काफी हैरान हो जाता है। इंजन को कैसा पता कि उसके साथी कहाँ पर है। क्या क्लियर्स को एक दूसरे की लोकेशन पर चल जाती है क्या। जिस पर ब्रो कहता है ऐसा नहीं है, वो वैसे पर अलग ट्राई कर रहा है और कभी कभी उसको अलग काम कर जाता है, जो सुनकर बुंदूस काफी हो जाता है। ये बस एक लक था। इंजन दीवार तोड़कर सीधे जोडर और रूडो वाले कमरे में आ गया था। जोडर कहता था तुमने हमारी लोकेशन ढूंढ ली, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन तुम यहाँ पर बाकी क्लीनर्स भी आ जाती हैं, रियो जनका भी, गीता भी नीचे सो रही थी। रूडो जोडल से बोलता भी मेरी पूरी टीम जिंदा है, अब तुम्हारा काम खत्म। इस टेस्ट मास्टर का कोर भी यहीं पर ही है और मेरे साथी भी, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। जोडल कहता तुमने सही कहा, लेकिन बॉर्डर पार करने का कौन बचता वो देखेंगे। इंजन देखता है रियो ने चोटी बांध रखी थी। वो समझ जाता है कि रियो ने गन का इस्तेमाल किया है। वो उससे पूछता किसी को जान से तो नहीं मारा। रियो सुनकर बोलती है बिल्कुल भी नहीं और जनका को दूर फेंक देती है। अचानक से जगह दोबारा से हिलने लग जाती है और कमरा दोबारा से सीधा हो जाता है। जोडर कहता टास्क मास्टर ने उड़ना शुरू कर दिया है, अब हम बॉर्डर पार करके स्पेयर चले जाएंगे। रूडो अब कोर की तरफ भागते हुए कहता है ये टेस्ट भी किसी वाइट इंस्ट्रूमेंट की वजह से जिंदा है, तो हमें इसे रोकने के लिए इस वाइट इंस्ट्रूमेंट को खत्म करना होगा। रूडो अपने पास एक नील को निकाल कर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और कोर की तरफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये अटैक 5 हाथ आगे से रोक लेते हैं। जोडर कहता ना ही मेरा एक्सपेंड खत्म हुआ है और ना ही मेरी ट्रेनिंग, ये हाथ बुंदूस के थे और वो कहता मैं अभी भी नया रेडर बना हूँ, जो सुनकर ब्रो काफी हैरान हो जाता है। बुंदूस कहता मैं अपनी असली पावर तुम्हें दिखाऊंगा और तुम सबको ये पे खत्म कर दूंगा। रियो और एंजन आगे भागते हैं, लेकिन वो भी दो बड़े हाथों से उन्हें रोक लेता है। ब्रो और डियर भी कोर की तरफ भागते हैं, लेकिन बुंदूस उन्हें भी रोक लेता है और वो रूडो को रोकने के लिए अपना 5वां हाथ इस्तेमाल करता है। उसके लिए नकली हाथ उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है और क्या वो बॉर्डर तक पहुंचने से पहले बुंदूस को हरा पाएंगे। और जबकि उसके बाद 6ठा हाथ भी है। इधर वो पुट्टर वाली लड़की अथोनी के पास जाती है और वो पूछती है वो भी से हार गई क्या। नॉर्थ अपने सारे बाल खोल लेती है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं। इधर दूसरी तरफ बुंदूस सभी क्लेस पे अकेले ही भारी पड़ रहा था और लोगों को कोर्ट तक जाने से रोक रहा था और वो इंजन को रोकने के लिए अपना 3रा हाथ इस्तेमाल करता है और उसे वो जब मिला था वो 20 साल का था। इन हाथों को रियो अपनी कैंची से काटने की कोशिश करती है तो बुंदूस उसके सामने 6ठा हाथ कर देता है, जो उसे 40 साल के होने पर मिला था और दूसरा हाथ 18 साल पर मिला था और 5वां हाथ 25 पर होने पे मिला था। बुंदूस अकेले सब खिले से भारी पड़ रहा था। ब्रो कहता है काफी खतरनाक बंदा है और अगर हमारे पास गीता की पावर होती तो हम इसे हरा पाते, लेकिन गीता तो बेहोश पड़ी थी। जोडर कहता है बुंदूस ट्रेनिंग में पास हो गया है, उसके पास काफी अच्छी क्वालिटी का बैट इंस्ट्रूमेंट है और एक आदमी का एक साथ बैट इंस्ट्रूमेंट होना भी कोई आम बात नहीं है। तो यहाँ पे आके बोलते उसे जेवर भी मिल गया है, उसने भी कुछ जान लगा के फाइट की थी। जोडर कहता है ठीक है, लेकिन हमें निकलने का टाइम हो चुका है। ब्रो अपने कपड़े से हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका कपड़ा ही फाड़ देता है। बुंदूस ने सभी को अलग अलग कर दिया था और डियर को उसका हाथ डरा के बेहोश कर देता है। रूडो चुपके से कोर के पास पहुंच जाता है, लेकिन बुंदूस ने अपनी उंगली रोबोट से रूडो को देख लिया था और उसका हाथ उठाकर रूडो को वापस फेंक देता है। ये लोग बुंदूस के आगे ही नहीं जा पा रहे थे। रूडो सोचता पता नहीं टेस्ट मास्टर कितना ऊपर उड़ गया होगा और बॉर्डर क्रॉस करने में कितना टाइम बाकी है और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लोग मर जाते ही हैं। रेंजर और बाकी लोग भी बुंदूस तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके बाद रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देखने लगता है और कहता है मैंने भी इनका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, यानी कि मैं भी और विद स्टॉर्म
कन्फर्म हो सकता हूँ। इसके बाद रूडो के अंदर से लाल रोशनी का धमाका होता है। अब सब देखते हैं उसकी नील अचानक से बड़ी सी तोप बन गई थी, यानी कि उसने एक चीज को 2 बार ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एंजल कहता है रूडो की पावर एक टाइम पर 3 चीजों को इस्तेमाल करने का मौका देती है, जिन्हें वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पहले वो अपनी ग्लव की पावर को 3 हिस्से में बांट रहा था, लेकिन वो चाहता अपनी पूरी पावर एक चीज में भी लगा सकता है और उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो रियो होते ऐसे वो तो सिर्फ एक ही अटैक कर पाएगा और बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो जाएगी। रूडो अब मिसाइल को फायर करता है, जिसमें से एक बड़ी कील निकलती है, जिससे बंदूक सारे 5 हाथों से रोकने की कोशिश करता है। रूडो एक और कील फायर करता है, तो बंदूक उसके सारे हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका निशाना कोर पर नहीं लगता। एंजल सभी से बोलता चलो कोर पर अटैक करते हैं, लेकिन उसे याद आता है जोडल अभी भी यहीं पर ही है और जोडल काफी गुस्से में था। जोडल कहता है ऐसा अपनी मनपसंद चीज को टूटा देखकर अच्छा नहीं लगता, भले ही चाइना मैं दोबारा बना सकता हूँ। अब रूडो का मिसाइल लॉन्चर धूल में बनकर उड़ जाता है और रूडो की हालत भी काफी खराब हो गई थी। जोडल कहता है अच्छा काम किया और बंदूक अब हमारी टीम को तुम ज्वाइन कर सकते हो। बंदूक कहता है लेकिन मैं किसी को रोका तो नहीं। जोडल कहता है वैसे मैं तुम्हारी काबिलियत देख ली है और वैसे हम कुछ समय बॉर्डर पार करने वाले हैं और आदमी ने काफी कमाल की चीजें देखी और हमने समझा है और अब यहाँ पर हमारा रुकना कोई जरूरी नहीं है। बंदूक अब से उठ के जाने लगता है और उसके टूटे हुए हाथ भी उसके पास वापस आ जाते हैं। बंदूक कहता है उसके बाकी का उसके पहले हाथ का हिस्सा है, यानी कि तो उसके पहले हाथ को कुछ नहीं होता तो उसके बाटे को कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ रूडो को तरस आता है, उसने उसका बाटे से बड़ा सी तोड़ दिया। रूडो कहता तुम ऐसे क्यों भाग रही हो। रूडो कहता ये मेरा प्लान था, तुम बस मेरा शिकार हो, अब इस पिंजरे में बंद और अब यहाँ पर क्यों रुकेंगे और तुम्हें बस कोर को डिस्ट्रॉय करने में ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर लेट हो गए और यहाँ पे एक और नौसिखिया आ गया है। अब इनके पीछे नोट दे आ जाती है, जिसने अपने बालों को काफी ज्यादा चार्ज कर लिया था और ये एपिसोड इसी समय पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देखे तो उसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।